हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया। आज जिस कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं उस कंट्री का इंट्रोडक्शन देने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स कहने हैं जैसे कि सुशी, कराटे, बुद्धा टेम्पल्स, सुमो रेसलिंग, सिरेमिक्स, पॉइजन फिश एंड कॉमिक एंड कार्टून्स। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं द लैंड ऑफ द राइजिंग सन की। अगर आप लोगों ने अभी तक कंट्री का नाम नहीं पहचाना है तो मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगी कि इस कंट्री को एशियाज आइलैंड पावर हाउस भी कहते हैं। आप लोग कंट्री का नाम तो समझ ही गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं जापान की। आज के इस वीडियो में मैं आपको जापान के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप जापान घूमने जा रहे हैं या आप वहाँ पर मूव होना चाहते हैं, वर्क वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी मोटिव से। ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी जब आप उस कंट्री में जाएंगे। जब भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पर खुद को ईजीली एडजस्ट कर पाएँ, वहाँ के लोकल लोगों से आराम से बातें कर पाएँ और ख़ुद को वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाएँ। इस वीडियो से पहले मैंने और भी कई कंट्रीज़ के बारे में इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियोस भी मेरे चैनल के थ्रू ज़रूर देखें। जब मैं जापान के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरे पास आपको बताने के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जापान के बारे में कि एक वीडियो बनाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने अपने इस वीडियो को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसमें मैं 5 अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको जापान के बारे में बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन के बारे में। नंबर 1 पे आता है ज्योग्राफी। जापान एक आइलैंड कंट्री है जो एशियन कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट पे पड़ती है इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। अगर हम इस कंट्री की लोकेशन के बारे में बात करें तो इसके ईस्ट में पड़ता है पैसिफिक ओशन, इसके वेस्ट में पड़ता है सी ऑफ जापान, इसके नॉर्थ में पड़ता है सी ऑफ ओकोत्स्की और इसके साउथ में पड़ता है ईस्ट चाइना सी। ये जो कंट्री है ये 6,852 आइलैंड्स से मिलकर बनी है और इन सारे आइलैंड्स के बीच में 5 मेन आइलैंड्स हैं जिनका नाम है होकाइडो, हॉन्शू, क्यूशू, शिकोकू एंड ओकिनावा। यहाँ की कैपिटल है टोक्यो सिटी। टोक्यो सिटी ना सिर्फ जापान की लार्जेस्ट सिटी है बट इट्स ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 37 मिलियन पीपल। अगर आपने कनाडा के ऊपर भी मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि कनाडा की पॉपुलेशन भी लगभग 37 से 38 मिलियन है। तो आप समझ सकते हैं कि टोक्यो सिटी कितना लार्ज सिटी है कि जितनी टोटल पॉपुलेशन पूरे कंट्री में रहती है, पूरे कनाडा में रहती है, उतनी टोटल पॉपुलेशन आपको टोक्यो सिटी में मिलेगी। टोक्यो सिटी के अलावा जापान में और भी कई सारी फेमस सिटीज़ हैं जैसे कि योकोहामा, ओसाका, नागोया, फुकुओका, साप्पोरो, कोबे एंड क्योटो। जापान जो कंट्री है वहाँ पर अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज और सुनामीज का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है क्योंकि ये जो कंट्री है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। अब आप मुझसे पूछेंगे भाई ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होता है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक रीजन है अराउंड द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन जहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। ये जो पैसिफिक रिम है ये एक 40,000 किलोमीटर लंबी एक रिम है, एक हॉर्स शू के शेप में, विच इज ऑल्सो 500 किलोमीटर्स वाइड। अपनी इस लोकेशन की वजह से जापान हैज़ द 17th हाईएस्ट नेचुरल डिजास्टर रिस्क एज ऑफ अ 2016 रिपोर्ट इन द वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स। ना सिर्फ इतना बल्कि जापान में खुद भी तकरीबन 111 एक्टिव वॉल्केनोज हैं। अगर हम 1923 के टोक्यो अर्थक्वेक की बात करें तो उस अर्थक्वेक में भी तकरीबन 1,40,000 लोगों की जानें गई थी। अगर हम हाल ही में हुए कुछ अर्थक्वेक्स की बात करें तो 1995 में ग्रेट हंशिंग अर्थक्वेक हुआ था और 2011 में तोहोकू अर्थक्वेक हुआ था जिसकी वजह से सुनामी आया था। पॉइंट नंबर 2 पे हम बात करते हैं जापान की पॉलिटिकल डिवीजन की। जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है विच इज रूल्ड बाय अ किंग और एन एम्परर जिनका नाम है नारुहितो।
जापान डिवाइडेड है 47 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीफेक्चर्स में और 8 ट्रेडिशनल रीजन्स में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये प्रीफेक्चर्स क्या होता है, तो प्रीफेक्चर्स और कुछ नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन है विच इज ट्रेडिशनली गवर्न्ड बाय एन अपॉइंटेड प्रीफेक्ट, या जिसे हम गवर्नर भी कहते हैं, जिसे हम रूलर भी कह सकते हैं, या एक तरीके का लीडर। हर प्रीफेक्चर का अपना एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसे हम गवर्नर भी कह सकते हैं, और वो अपॉइंट होता है डायरेक्ट इलेक्शन यानी वोटिंग के थ्रू। पॉइंट नंबर 3 पे आती है जापान की हिस्ट्री। जापान की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने उस पर रूल किया है, वो एम्परर्स थे, किंग्स थे या पॉलिटिकल डिक्टेटर्स थे। कुछ 30,000 BC के अराउंड जापान में पैलियोलिथिक, जिसे हम लेट स्टोन एज भी कहते हैं, वो कम्युनिटी रहा करती थी। बिटवीन 4th and 9th century, all the Japan islands got united under the kingship of the king जिम्मू। जिम्मू की किंगशिप खत्म होने के बाद 12th सेंचुरी में देखा गया कि जापान में बहुत सारे पॉलिटिकल डिक्टेटर्स आए, जिनकी वजह से कई सालों तक जापान में सिविल वॉर्स चलती रहीं। 1603 में फाइनली जापान में जितनी भी सिविल वॉर्स चल रही थी वो सारी खत्म हुई और सारे जापान के आइलैंड्स फिर से यूनाइट हुए और उन्होंने टोकुगावा शोगुनेट को अपना किंग माना। 1854 के अराउंड अगर हम देखें तो यूएस ने जापान को मजबूर किया कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड शुरू करे, और इसके बाद वहां पे शोगुनेट किंग जो थे उनका राज खत्म हुआ और 1868 तक जापान में शुरू हो गया मेजी पीरियड। इस पीरियड में देखा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जापान में बहुत ही तेजी से शुरू हो चुका था और वहां पर एक इंपीरियल पावर भी स्टैब्लिश हो गई। 1937 में जापान ने चाइना को इन्वेड किया और ये कह लीजिए कि ये जो इन्वेजन था ये एक तरीके से शुरुआत था वर्ल्ड वॉर 2 की। फाइनली 1941 में जापान पूरी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर गई। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को हार का सामना तो करना ही पड़ा, पर साथ के साथ इस दौरान यूएस ने जापान पर 2 बार एटॉमिक बॉम्ब्स से अटैक किया। पहला बॉम्ब गिराया गया हिरोशिमा में ऑन अगस्त 6, 1945, जिस बॉम्ब का नाम था फैट मैन, और उस बॉम्ब की वजह से तकरीबन 1,29,000 लोगों की डेथ हुई। दूसरा बॉम्ब अटैक हुआ नागासाकी में ऑन 9th of August 1945 और इस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, जिसने तकरीबन 2,26,000 लोगों की जानें ली और कहा जाता है कि मरने वाले कई सारे लोग सिविलियंस थे। इतनी बुरी तरीके से डिफीट होने के बाद फाइनली 1945 में जापान ने सरेंडर किया। 3rd में 1947 में जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया और उसने अपने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। पॉइंट नंबर 4, पॉपुलेशन। एज ऑफ 2020 जापान की टोटल पॉपुलेशन लगभग 12,57,10,000 है, जिसको हम 125.71 मिलियन भी कहते हैं, और ये बनाता है इस कंट्री को 11th मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। क्योंकि इस कंट्री का 67% ऑफ लैंड एरिया जो है वो माउंटेन्स एंड वॉल्केनोस से घिरा हुआ है, इसीलिए रहने के लिए सिर्फ बचा हुआ 33% लैंड ही अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये कंट्री बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड कहलाती है। अगर हम इसकी कैपिटल सिटी टोक्यो की बात करें तो टोक्यो इज द मोस्ट पॉपुलस मेट्रोपॉलिटन एरिया इन द वर्ल्ड, लेकिन जापान की पॉपुलेशन बनाती है उसे एक ग्रेट पावर। जापान बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है, जैसे कि OECD, विच इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। उसके अलावा UN, विच इज यूनाइटेड नेशंस, एंड द ग्रुप ऑफ 7। ना सिर्फ इतना, बल्कि जापान हैज द 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। Between 1990 and 2010, Japan had the second largest economy in the world. ना सिर्फ इतना, बल्कि जापान हैज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट GDP per capita. It's a leader in automotive and electronic industries. और जापान रैंक करता है 2nd पोजीशन पे इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन ऑल द एशियन कंट्रीज आफ्टर सिंगापुर। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगापुर के बाद जापान में यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही हाई होती है।
बात अगर पॉपुलेशन की हो रही है तो मैं पॉइंट नंबर 5 पे आपको जापान के रिलीजन्स के बारे में बताना चाहूंगी। जापान में 2 मेन रिलीजन्स फॉलो होते हैं, जिसमें है शिंटोइज्म एंड बुद्धिज्म। एज पर अ रिपोर्ट ऑफ 2018 ये देखा गया कि 62% जो लोग हैं वो शिंटोइज्म फॉलो करते हैं, 31% लोग फॉलो करते हैं बुद्धिज्म, 3% वो हैं जो कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते, 1% फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी और बचे हुए 3% में आते हैं अदर्स। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो मैं आपको जापान के बारे में आज अपने इस वीडियो के थ्रू बताना चाहती थी। मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी जिसमें मैं जापान के ऊपर 5 और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स आप सबको बताऊंगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी नॉलेज अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बढ़े और आपके और उनके बीच में इंटरैक्टिव नॉलेज शेयरिंग हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर बजाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।